तो क्वेश्चन नंबर 11 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है सेल ऑफ लिकर इज इलीगल, ऑल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड आइटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। भैया ये कह रहा है कि सेल ऑफ लिकर जो है, जो दारू है, जो शराब है, उसे बेचना क्या है? उसे बेचना है इलीगल, ठीक। और उससे रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट क्या होगा? प्रोहिबिटेड है, किसकी नजरों में? लॉ की नजरों में, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। चलिए फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट कह रहे हैं कि ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी। ए एक एग्रीमेंट में एंटर करता है किसके साथ? बी के साथ, फॉर द सेल ऑफ लिकर। किस चीज की सेल के लिए? लिकर के सेल के लिए। ए फेल्ड टू सप्लाई द एग्रीड क्वांटिटी ऑफ लिकर टू बी, और ए फेल हो जाता है किस चीज को सप्लाई करने में? जो एग्रीड क्वांटिटी थी किसकी? शराब की या लिकर की, ठीक। ऑप्शन बोल रहा है बी कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट बी, बी कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे प्रोहिबिटेड आइटम्स के रिलेटेड, वो क्या करेंगे? दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक। तो फिर भाई जब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इन द आईज ऑफ लॉ, उसके लिए आप लीगल एक्शन कैसे ला सकते हो? तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है ए कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट बी, ठीक। तो लीगल एक्शन तो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं ला सकते क्योंकि प्रोहिबिटेड है। सी बोल रहा है कि बी कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट ए, और डी बोल रहा है ए एंड बी कैन इनिशिएट एप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ये तीनों जो लीगल प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं वो क्या होंगे? वो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो सीधे कह रहा है कि सेल जो है वो इलीगल है, और उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और जिन एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस नहीं है उन एग्रीमेंट के बारे में क्या होगा? उन एग्रीमेंट पे कोई एक्शन आ ही नहीं सकता क्योंकि वो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने इलीगल काम किया तो उसके लिए सरकार उन्हें पनिश करती रहेगी, लेकिन हमारा प्रिंसिपल जो बात कर रहा है वो हम फैक्ट्स पे लगाएंगे और सही आंसर निकालेंगे। हमें इस चीज में नहीं पढ़ना, हमें ये सोचना नहीं है कि अरे भाई ये तो इलीगल है, इलीगल की तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं। हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट्स वॉइड है, और यहाँ पे क्या है कि एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ है। तो जिस एग्रीमेंट, जिस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है वो एग्जिस्ट नहीं करता किसकी नजरों में? लॉ की नजरों में। बात वहीं खत्म होती है, कोई एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आया, बढ़िया क्वेश्चन। प्रिंसिपल कह रहा है कि नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि 12 साल से छोटा बच्चा करता है वो क्या नहीं होता? वो ऑफेंस नहीं होता। हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी, लेकिन उस 12 साल से छोटे बच्चे की मैच्योरिटी लेवल सफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस चीज का मैच्योरिटी? ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। जिस ओकेजन पे जो कंडक्ट कर रहा है उस कंडक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको जज करने का, उसके नेचर को जज करने का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जज करने का उसका मैच्योरिटी लेवल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मैच्योरिटी लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब बात करते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? हिमेश 11 years old boy, 11 साल का बच्चा हिमेश picks up a gold ring worth 5,000 lying on a table in his friend's house. दोस्त के घर पे टेबल पे पड़ी एक गोल्ड रिंग उठाता है, कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। एंड इमीडिएटली सेल्स इट फॉर 2,000, और तुरंत ही उसे कितने रुपए में बेच देता है? 2,000 रुपए में बेच देता है। और क्या करता है? उस पैसे को मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, ठीक। अब देखिए, अगर वो उस रिंग को उठा के जाके किराने की दुकान पे बोलता कि ये ले लीजिए और मुझे एक चॉकलेट दे दीजिए 2 रुपए वाली, तब हम सोच सकते थे कि उसकी मैच्योरिटी लेवल नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको पता था कि इस रिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, उसने वो रिंग उठाई और इमीडिएटली क्या किया? 2,000 रुपए में बेच दी, और इमीडिएटली उसने पैसे को मिसअप्रोप्रिएट भी करना चालू कर दिया, ठीक। और फाइनली उसने पूरे पैसे को मिसअप्रोप्रिएट कर दिया।
तो यहाँ पे भैया इसकी मैच्योरिटी तो पूरी पूरी है। ठीक, फैक्ट से ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे क्या क्या कह रहे हैं। ठीक, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि हिमेश वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल स्टेटेड अबव बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज स्टीलिंग इज एन ऑफेंस। भैया हमारा प्रिंसिपल मैच्योरिटी लेवल की बात कर रहा है और 12 से छोटे बच्चों की बात कर रहा है कि वो जो भी काम करते हैं वो ऑफेंस नहीं होता है। तो अब प्रिंसिपल ही लगाओगे तो स्टीलिंग 12 से छोटे के बच्चे के लिए ऑफेंस नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम हमारे फैक्ट्स पढ़ के क्या समझ गए हैं कि मैच्योरिटी लेवल तो पूरा पूरा है। ठीक, तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि हिमेश वुड बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल स्टेटेड अबव बिकॉज़ ही इज बिलो 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, प्रोटेक्ट तो हो जाना चाहिए था लेकिन उसका मैच्योरिटी लेवल वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी, Himesh would be protected under the principle stated above because his acts show that he was not sufficiently mature to understand the nature and consequences of his conduct. Was he? No. ठीक है, तो भाई ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो सही आंसर तो आपका सीधे सीधे ऑप्शन डी आ चुका है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है Himesh would not be protected under the principle stated above because his acts show that he was sufficiently mature to understand the nature and consequences of his conduct। ठीक है, तो ये बात हमें फैक्ट्स पढ़ के समझ में आ गई थी। हमारा ऑप्शन जो बिल्कुल प्रिंसिपल के साथ जा रहा है वो है ऑप्शन डी। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें प्रिंसिपल से क्या करना है, बिल्कुल चिपके रहना है। क्या करना है? चिपके रहना है। बिल्कुल आपको क्या बन के रहना है? आपको फेविकोल बन के रहना है। ठीक, बिल्कुल फेविकोल के जोड़ की तरह प्रिंसिपल से चिपक जाइए, प्रिंसिपल को फैक्ट पे लगाइए और आंसर बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का प्रिंसिपल कह रहा है कि वन हु डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज और सेल्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। एक इंसान जो कि खुद की डिसऑनेस्टली क्या करता है, किसी चीज को, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करता है, कन्वर्ट करता है खुद के यूज के लिए या फिर बेच देता है। ठीक है, और वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो किससे बिलोंग करती है? वो किसी दूसरे पर्सन की होती है और वो दूसरे पर्सन को बिलोंग करती है। तो वो किस चीज के ऑफेंस के लिए गिल्टी होता है? वो होता है ऑफेंस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन के लिए गिल्टी। ठीक है, तो इसमें आपके कीवर्ड क्या होंगे? डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स, कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज या फिर सेल्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी belonging to another is guilty of the offense of misappropriation। ठीक, facts, A takes property belonging to Z, मतलब प्रॉपर्टी दूसरे की है। ठीक, out of Z's possession, उसकी पोजीशन के बाहर भी ले गया, लेकिन in good faith। और यहाँ पे क्या बात हो रही थी? यहाँ पे बात हो रही थी भैया डिसऑनेस्ट इंटेंशन की। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब तो किस फेथ में लेकर के गए? गुड फेथ में लेके गए, बिलीविंग व्हेन ही टेक्स इट। ठीक है, ये बिलीव करते हुए कि जब वो उसे ले जा रहा है दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, वो प्रॉपर्टी उसके खुद की है, वो उसको बिलोंग करती है। सब्सिक्वेंटली ए ऑन डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, लेकिन जब वो अपनी मिस्टेक को डिस्कवर करता है विदाउट डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल फैक्ट, भैया विदाउट डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल फैक्ट, वो एक्चुअल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किए बिना डिसऑनेस्टली सेल्स द प्रॉपर्टी टू अ स्ट्रेंजर। क्या करता है? उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली स्ट्रेंजर को बेच देता है। चलिए, तो पहले हमने बात करी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन। देखिए एक बार फैक्ट्स को पढ़िए ढंग से, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि पहले यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि पहले इन्होंने आपसे कहा कि भैया यहाँ पे तो ऑनेस्ट इंटेंशन है, गुड फेथ की इंटेंशन है, लेकिन बाद में इन्होंने उसको चेंज करके कहाँ ले आए? डिसऑनेस्टली पर ले आए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन पर लेकर के आ गए।
चलिए तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए मे बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट नॉट फॉर मिसअप्रोप्रिएशन। भैया जब यहाँ पे प्रिंसिपल मिसअप्रोप्रिएशन का दिया है, फैक्ट्स पूरे मिसअप्रोप्रिएशन पे जा रहा है, तो किस बात का थेफ्ट है, ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम ये तो समझ ही गए कि ए जो है वो गिल्टी होगा, तो ए इज नॉट गिल्टी वाला ऑप्शन सी और डी भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ए इज नॉट गिल्टी बिकॉज़ व्हेन ही टुक द प्रॉपर्टी ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट इट बिलोंग टू हिम। A is not guilty as the property can be recovered from the stranger। ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है कि A is guilty of an offense of misappropriation। तो सही आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कि A is guilty of an offense of misappropriation। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का प्रिंसिपल कह रहा है कि लेटर्स और वर्ड्स नॉट डिस्क्राइबिंग क्वालिटी ऑफ थिंग्स कैन बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। ठीक है भाई, लेटर्स और वर्ड जो कि which are not describing quality of things can be registered as a trademark। फैक्ट्स बोल रहे हैं राम मेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्फाबेट बी रिटन इन अ फैंसी स्टाइल एज ट्रेडमार्क टू बी अप्लाइड ऑन पैकेट्स एंड कार्टन्स ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम। उसने भैया बी एक फैंसी तरीके से लिख करके उसे उसका ट्रेडमार्क मांगा, क्योंकि वो उसे अपने पैकेट्स और कार्टन्स पे लगाएगा जो कि वो शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि लेटर्स और वर्ड्स जो कि किसी चीज की क्वालिटी डिस्क्राइब नहीं भी कर रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं ट्रेडमार्क की तरह। तो पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है कि द अल्फाबेट बी कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क बिकॉज़ इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ थिंग। दूसरा बोल रहा है कि द अल्फाबेट बी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क बिकॉज़ इट इज एन इंग्लिश लेटर। तो ये इंग्लिश लेटर वाला ऑप्शन जो है बहुत ही वेग है और ये हमारे प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है सीधे सीधे कि कोई भी लेटर या वर्ड जो कि भले ही किसी चीज की क्वालिटी डिस्क्राइब ना भी कर रहा हो उसे भी एक ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन सी कह रहा है कि द अल्फाबेट बी कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क और ऑप्शन डी बोल रहा है कि द अल्फाबेट बी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क बिकॉज़ इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। तो ये ऑप्शन डी भी आपका जो है ह्यूमैनिटी वाला एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही बी और डी जो है ये बहुत वेग है, आपके प्रिंसिपल के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और जब प्रिंसिपल को आप फैक्ट पे अप्लाई करेंगे तो क्या निकल रहा है कि भाई बी जो है वो एक ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे दूसरा लॉ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इस प्रिंसिपल को पढ़ना है, इस प्रिंसिपल को इन फैक्ट्स पे अप्लाई करना है और जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा निकल रहा हो उसे देखना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके पास बच रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि द अल्फाबेट बी कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क बिकॉज़ इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ थिंग। ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ थिंग डिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और ऑप्शन जो प्रिंसिपल है वो यही कह रहा है कि भले ही वो क्वालिटी ऑफ थिंग को डिस्क्राइब ना करता हो फिर भी आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि द अल्फाबेट बी कैन बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का प्रिंसिपल देखते हैं क्या कह रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कह रहा है कि भाई डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट which tends to lower reputation of a person in the estimation of other members of the society generally। भाई डिफेमेशन क्या होता है, डिफेमेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा पब्लिकेशन होता है स्टेटमेंट का जो क्या करता है, वो किसी एक पर्सन की रेपुटेशन को सोसाइटी जनरल सोसाइटी की नजरों में क्या करता है, उसको उसकी एस्टिमेशन को घटाता है। ठीक, facts A writes a highly offensive and derogatory letter about B and sends it directly to B in a sealed cover। ए क्या करता है, एक बहुत ही ऑफेंसिव लेटर लिखता है किसके बारे में, बी के बारे में, उसको सील करता है, कवर करता है और किसको भेजता है, डायरेक्टली बी को भेज देता है। अब ए इज लायबल टू बी फॉर डिफेमेशन इफ द लेटर इज हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी एंड इज डायरेक्टली सेंट टू बी। अब एक बात बताइए, जब हम अपना प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब कोई एक पब्लिकेशन होता है, क्या होता है, पब्लिकेशन होता है स्टेटमेंट का। पब्लिकेशन मतलब कि लोगों को पता चले, ठीक है, लोगों को पता चलेगा, लोग उसे पढ़ेंगे तभी वो उस इंसान की जो रेप्यूटेशन है उसके बारे में कुछ एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो बहुत ऑफेंसिव लेटर लिख रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली किसे भेज रहा है, वो उस लेटर को डायरेक्टली भेज रहा है भाई साहब आपका बी को, ठीक। और बी के पास बिल्कुल वो शील्ड जा रहा है, तो जो देने गया होगा उसने भी शायद ना पढ़ा हो, तो डिफेमेशन के लिए लायबल तो वो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज का पब्लिकेशन नहीं हुआ है, ठीक। तो ए इज लायबल, ऑप्शन आपका बैठ गया, ठीक है। सी बोल रहा है ए इज लायबल टू बी फॉर डिफेमेशन इफ द लेटर इज हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी। अरे तो उसका पब्लिकेशन भी तो होना चाहिए, सी भी आपका जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी बोल रहा है ए इज लायबल टू बी फॉर डिफेमेशन एज इट हर्ट्स हिज बी सेल्फ एस्टीम। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ एस्टीम की बात। हमारा प्रिंसिपल तो नहीं कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल सोसाइटी की नजरों में उसकी इज्जत की, उसकी रेपुटेशन की बात कर रहा है। अगर वो कहीं से कहीं तक खराब होती है तो उसके लिए ए लायबल हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बोल रहा है कि ए इज नॉट लायबल टू बी फॉर डिफेमेशन सिंस देयर इज नो पब्लिकेशन टू एनी अदर पर्सन इन हुज एस्टिमेशन द रेपुटेशन ऑफ बी कुड बी ब्रॉट डाउन, ठीक। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द एलिजिड फैक्ट इज रिलेवेंट, ठीक। सारे जो एलिजिड फैक्ट है उनकी एग्जिस्टेंस रिलेवेंट होती है वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। भले ही वो एक जगह पे एक टाइम पे अकर हुए हो या अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जगहों पे अकर हुए हो, लेकिन अगर वो एलिजिड फैक्ट है, ठीक है, तो वो रेलेवेंट, उनकी एग्जिस्टेंस रेलेवेंट होगी, ठीक है। ए अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ बी इन इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन अ कॉन्स्पिरेसी हेज्ड इन इंग्लैंड। ए जो कि इंग्लैंड का सिटीजन है, वो अक्यूज है किस चीज का? एक मर्डर कमिट करने का। कहां पे? इंडिया में। और उसकी कॉन्स्पिरेसी उसने कहां करी थी? इंग्लैंड में करी थी। तो ओनली द फैक्ट दैट ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ बी इन इंडिया इज रिलेवेंट, ठीक। ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। ना ये प्रिंसिपल में कैसे कहीं बात चल रही, ना फैक्ट्स में कहीं से अपना ऑप्शन अलग से उठ के आ गया है। ओनली द फैक्ट दैट ए इज अक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी हेज्ड इन इंग्लैंड इज रिलेवेंट। तो ये कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी वाला जो पार्ट है वो रिलेवेंट है, और ये कह रहा है कि मर्डर वाला पार्ट रिलेवेंट है। लेकिन हमने क्या बात करी कि दो फैक्ट्स अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइम पे भी हुए हों, लेकिन अगर वो एलिजिड फैक्ट्स हैं तो वो क्या होंगे? उनकी एग्जिस्टेंस जो होगी वो रेलेवेंट होगी। तो ये दोनों ही फैक्ट रेलेवेंट होंगे, एक एक नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि द फैक्ट दैट अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड इज accused of commission of murder in India and of conspiracy held in England are relevant facts। बिल्कुल दोनों ही फैक्ट आपके रेलेवेंट होंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। भाई अगर फ्री कंसेंट के बिना कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो किस पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा? वो उस पार्टी का ऑप्शन पे एनफोर्सेबल होगा जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी, ठीक। चलिए तो फैक्ट्स क्या कर रहे हैं? फैक्ट कह रहा है कि ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बी हिज गर्लफ्रेंड। ए क्या करता है? बी की गर्लफ्रेंड की खोपड़ी पे बंदूक लगाता है और बी को बोलता है कि चल भैया बिल्कुल एग्रीमेंट में एंटर कर जा, ठीक है। तो B can enforce the agreement, B cannot enforce the agreement, neither A nor B can enforce the agreement, A can enforce the agreement। अब यहाँ पे जो B की कंसेंट है क्या वो फ्री है? नहीं, वो फ्री नहीं है। वो कैसे ली गई है? वो कोवर्जन से ली गई है, ठीक। वो कैसे ली गई है? वो कोवर्जन से ली गई है। तो ये इसको कौन एनफोर्स करा सकता है? जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है। तो इसको कौन एनफोर्स करा सकता है? बी करा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बी कैन नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट गलत हो जाएगा। नाइदर ए नॉर बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट बी गलत हो जाएगा, और ए कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट तो गलत है ही। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए प्रपोजल की? मिरर इमेज होनी चाहिए। किसकी? प्रपोजल की। मतलब कि अगर ए ने बी को बोला
100 रुपए में अपना क्या करूंगा, प्लॉट बेचूंगा। ठीक है, ठीक है, कितने में प्लॉट बेच रहा है, 100 रुपए में। तो बी जो है वो इसको क्या बोलेगा कि मैं 100 रुपए में खरीदूंगा। बी ये नहीं बोलेगा कि मैं तो 90 में खरीदूंगा। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं 90 में खरीदूंगा तो क्या वो मिरर इमेज होगी? जी नहीं, वो तो एक काउंटर ऑफर बना दिया। तो यही शायद फैक्ट ऐसे ही है कि ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर ₹500, बी एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बाय द सेड चेयर फॉर ₹400। तो भैया क्या ये मिरर इमेज है? नहीं। ठीक, तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि कुछ वेग सी बात कर रहा है कि ए इट इज नॉट क्लियर वेदर ए मेड अ प्रपोजल टू बी। भैया प्रिंसिपल फैक्ट से दूर भग गया ये ऑप्शन। बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज होनी चाहिए। इट इज नॉट क्लियर वेदर बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए और नॉट। ये सारे ऑप्शन आपके हो गए वेग, और ऑप्शन सी आपका हो गया सही। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, क्योंकि वो जब एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब वो मिरर इमेज होगी। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं 500 में ही चेयर खरीदूंगा तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती, लेकिन ये 400 वाली एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि mere silence as to facts likely to affect the decision of a person to enter into a contract is not fraud। ठीक है भैया, mere silence is not a fraud। क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है which is likely to affect the decision of a person, जो किसी इंसान की जो है क्या अफेक्ट कर सकता है, डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने या ना करने के, तो वो अगर उस फैक्ट पे एक mere साइलेंस करता है तो वो फ्रॉड पे अमाउंट नहीं करती। फैक्ट ए सेल्स टू बी एज डॉटर हु इज माइनर। ठीक है, ए बी को, जो कि ए की डॉटर है और माइनर है, क्या बेचता है, एक हॉर्स बेचता है जिसके बारे में ए को ये पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है। वो किस माइंड का है? वो अनसाउंड माइंड का है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। ए क्या बोलता है? ए अनसाउंडनेस के बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं बताता है। ठीक, B can take plea of fraud because she is minor. There cannot be a contract between a father and a daughter. A has not committed fraud. A has committed fraud. देखिए, mere silence is not fraud। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल अपना लगाएंगे तो प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है कि भैया उसने फ्रॉड कमिट नहीं किया है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि mere silence is not a fraud। तो B can take plea of fraud because she is minor, ये तो ऑप्शन हो गया आपका वेग। There cannot be a contract between a father and a daughter, ये भी हो गया आपका ऑप्शन वेग। A has not committed fraud और A has committed fraud, तो भैया A ने कोई फ्रॉड कमिट नहीं किया है अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई मीन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हम 50 क्वेश्चन पूरे देखने वाले हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं। A person who is usually of unsound mind but occasionally normal may make a contract when he is not of unsound mind। एक आदमी जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है लेकिन कभी-कभी वो नॉर्मल भी हो जाता है ओकेजनली, वो क्या कर सकता है, जब वो अनसाउंड माइंड का नहीं है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। फैक्ट, A generally remains in the state of unsound mind and rarely becomes capable of understanding the things। ए जो है वो जनरली अनसाउंड माइंड का रहता है और रेयरली वो क्या हो जाता है, रेयरली वो बन जाता है भैया इस केपेबल की वो चीजों को समझ सके। तो ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉर्मल, बिल्कुल भाई ए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो नॉर्मल है। ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर हिज ओन बेनिफिट, ये भाई फिर कोई ना प्रिंसिपल से मिल रहा है ना फैक्ट से। ए कैन नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं, प्रिंसिपल अलग बात कर रहा है। ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम व्हेनेवर ही प्लीजेस, जी नहीं, जब वो अनसाउंड का है तब वो नहीं बना सकता है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इसको समझते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का प्रिंसिपल बात कर रहा है कुछ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट के बारे में। ठीक,